हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द बिगिनिंग क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपने मोल कॉन्सेप्ट के पार्ट 5 तक के वीडियो देख लिए होंगे। अब हम आपके लिए लेके आए हैं मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 6 वीडियो, जिसमें हम जानेंगे सीमांत अभिक्रमक के बारे में। और जहाँ तक हो सके आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश भी करेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 6 वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले जो हमारा रिवाज होता है इसे बोलता है रीति का रिवाज, जिसमें हम पिछली क्लासेस का रिवाज देखते हैं। तो देखते हैं हम रीति का रिवाज। पिछली क्लासेज में हमने अब आपको बताया था रस समीकरण मिति गुणांक के बारे में। पिछली क्लासेज में हमने आपको क्या बताया था भाई? रस समीकरण मिति गुणांक के बारे में। रस समीकरण मिति गुणांक क्या बताया था भाई? रस समीकरण मिति गुणांक के बारे में हमने आपको बताया था। हमने आपको सिखाया था भाई, जैसे हमारे पास CH4 है भाई। क्या है हमारे पास? CH4 प्लस 2 ऑक्सीजन, ये दे रही है हमको CO2 प्लस 2H2O। तो पहले तो यदि हमें इसके रस समीकरण में इतने गुणांक लिखना है, तो हमें पहले ये देखना होगा कि अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं है। देखो भाई, कार्बन कितना है? 1 है। यहाँ पर कार्बन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 4 है भाई। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 4 है। ऑक्सीजन देखो 2 और 2 4 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं भाई? 4 है। क्लियर बात है। मतलब रिएक्शन तो संतुलित है। रिएक्शन संतुलित है तो अब इनके गुणांक देखो। देखो भाई, इसका रस समीकरण में इतनी गुणांक 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 1 होगा और इसका कितना होगा? 2 होगा। क्लियर बात है भाई? ठीक है भाई। फिर हमने आपको सिखाया था भाई, जो रस समीकरण में इतनी गुणांकों के अनुपात होते हैं वही मोल के अनुपात होते हैं। मतलब इसका भी 1 मोल आएगा, इसका 2 मोल आएगा, इसका 1 मोल आएगा, इसका 2 मोल आएगा। ठीक है भाई। और जो रस समीकरण में इतने गुणांकों के अनुपात होते हैं वही अणुओं के होते हैं। मतलब एक अणु, दो अणु, एक अणु और दो अणु। क्लियर बात है भाई? फिर हमने आपको बताया था, यदि सभी गैसें हैं, क्या है भैया? गैसें हैं, तो उनका जो रस समीकरण मिति गुणांक होगा वही आयतन का अनुपात होगा। मतलब यदि सभी गैसें हैं तो उनके जो रस समीकरण मिति गुणांक होते हैं वही क्या होगा भाई? उनका आयतन का अनुपात भी होगा। क्लियर बात है? तो हम आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हमने पिछली क्लासेस में सीख लिया था। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है रस सीमांत अभिक्रमक के बारे में जानते हैं। आज किसके बारे में सीखेंगे भाई? आज हम सीखेंगे सीमांत अभिकर्मक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। क्या भाई? आज हम लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में समझेंगे। तो अच्छा टॉपिक है, फील लाने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को। तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो हम इसको डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है जैसे भाई हमारे पास 3A, एक सेकेंड, एग्जाम्पल है हमारे पास 3A प्लस बी, और ये हमें दे रहा है C क्वेश्चन। और इसमें हमको दिया हुआ है भाई t=0 समय पर, t=0 समय पर इसके हैं 9 मोल और इसके हैं 6 मोल। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है भाई, इसमें सीमांत अभिक्रमक क्या है? हमें आज सीख ही क्या रहे हैं भाई? सीमांत अभिक्रमक निकालना सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन ने हमसे पहले ही ये पूछ लिया कि इसमें सीमांत अभिक्रमक बता दो क्या है। सीमांत अभिक्रमक क्या है? तो भाई सीमांत अभिक्रमक कौन सा होगा? इसमें कौन सा होगा सीमांत अभिक्रमक? ए वाला होगा कि बी वाला होगा? समझते हैं, देखते हैं भाई। तो पहले तो हमें क्या करना है कि जो चीज़ें हमें दे रखी है भाई, 9 मोल 6 मोल दे रखे हैं, इनको तो भूल जाना है। पहले तो ये देखना है कि जो रिएक्शन दे रखी है हमको, रिएक्शन में कितने कितने मोल है। तो भाई रिएक्शन में 3 मोल है ए के। रिएक्शन में क्या है भाई? 3 मोल तो किसके हैं? 3 मोल तो है ए के। ठीक है भाई। और 1 मोल किसका है?
1 मोल है हमारे पास बी का। क्लियर बात है, देख लो पीछे भाई 3 मोल तो है ए के और 1 मोल किसका दे रखा है बी से। तो देखो भाई हम ऐसे करते हैं कि भाई कि 3 मोल, देखते हैं कि हम ऐसे करेंगे इसको कि 3 मोल 1 मोल बी से क्रिया करता है। क्या भाई 3 मोल 1 मोल बी से क्रिया कर रहा है, यही रिएक्शन में दे रखा है पीछे देखो कि 3 मोल 1 मोल बी से क्रिया कर रहा है। तो कितने मोल, 9 मोल। कितने मोल भाई, तो 9 मोल कितने से करेंगे, 9 मोल करेंगे 1/3 मल्टीपल 9, 3 से। क्या निकाला भाई कि 3 मोल 1 मोल बी से क्रिया कर रहा है। क्या भाई 3 मोल 1 मोल बी से क्रिया कर रहा है। तो 9 मोल कितने से क्रिया करेंगे, 3 से क्रिया करेंगे। 9 मोल कितने मोल से क्रिया करेंगे, बी के 3 मोल से क्रिया करेंगे। लेकिन हमें बी के कितने मोल दे रखे हैं, 6 मोल दे रखे हैं। बी के हमें कितने मोल दे रखे हैं, 6 मोल दे रखे हैं। मतलब हमें ज़रूरत तो 3 की है, ज़रूरत तो हमें कितने की है, 3 की है, लेकिन हमें ज़रूरत से ज़्यादा दे रखे हैं। हमें क्या दे रखे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा है। तो ज़रूरत से ज़्यादा है वो तो सीमांत अभिक्रमक नहीं होगा। तो इसमें कम कौन सा होगा, ए वाला ही होगा। तो इसमें जो सीमांत अभिक्रमक आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। क्लियर बात है भाई, टॉपिक आ गए। एक बार और समझ लो कि रिएक्शन दे रखी थी हमको 3a+b और इससे हमें मिलकर क्या बन रहा था, सी बन रहा था भाई। ठीक है भाई, फिर हमने देखा कि भाई जैसे भाई 3 मोल 1 मोल बी से क्रिया कर रहा है, तो 9 मोल कितने से क्रिया करेगा। तो 9 मोल कितने से करेगा भाई, 9 मोल क्रिया करेगा 3 मोल से। 9 मोल कितने से क्रिया करेगा, 3 मोल से क्रिया करेगा। लेकिन हमें बी के 6 मोल दे रखे हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा दे रखे हैं। तो हमने क्या सीखा भाई, ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो रिएक्शन नहीं करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो सीमांत अभिक्रमक नहीं होगा, और जो ज़रूरत से कम है वह सीमांत अभिक्रमक है। तो क्या लिखो भाई कि जो ज़रूरत से ज़्यादा है जो ज़रूरत से ज़्यादा है वह सीमांत अभिक्रमक नहीं है। क्लियर बात भाई। और जो ज़रूरत से कम है, जो ज़रूरत से कम है वह सीमांत अभिक्रमक है। मतलब जो हमारा बी वाला था वो ज़रूरत से ज़्यादा था, तो बी तो सीमांत अभिक्रमक नहीं आएगा। सीमांत अभिक्रमक क्या आएगा भाई, सीमांत अभिक्रमक आएगा ए आएगा। सीमांत अभिक्रमक क्या आएगा भाई हमारा, सीमांत अभिक्रमक आएगा ए। ठीक है भाई, अब जैसे हमारे पास इसका क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन N2+3H2 दे रहा है हमको 2NH3। ठीक है भाई, इसका हमें दिया हुआ है पहले से 6 मोल और इसका हमको दिया हुआ है 12 मोल। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये हमारा क्या है भाई, ये है हमारा, इसका है हमारे पास 6 मोल, इसका है हमारे पास 12 मोल। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है भाई हमारा कि इसमें सीमांत अभिक्रमक क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है भाई, सीमांत अभिक्रमक क्या है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि NH3 के कितने मोल बनेंगे, NH3 के कितने मोल बनेंगे। कल तक हम कैसे क्वेश्चन कर रहे थे, कल तक हम कितने ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई नाइट्रोजन के इतने मोल, कितने मोल NH3 बनाएगा। अब हमको डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई NH3 के कितने मोल बनेंगे, NH3 के कितने मोल बनेंगे। तो किससे बनाना है ये कैसे पता लगाएंगे हम, बना तो देंगे हम, लेकिन किससे बनाना है भाई, N2 से बनाएं कि H2 से बनाएं। तो भाई हम उससे बनाएंगे जो हमारा सीमांत अभिक्रमक होगा। किससे बनाएंगे, सीमांत अभिक्रमक से। यदि हमें डायरेक्टली ऐसे पूछता भाई नाइट्रोजन के 6 मोल कितने मोल NH3 बनाएंगे, तो हम निकाल लेते नाइट्रोजन का लेके। लेकिन इसमें हमसे डायरेक्ट ऐसे पूछ रहा है कि भाई NH3 के कितने मोल बनेंगे। तो NH3 के मोल किससे बनाने हैं, ये हमें उससे बनाना है जो हमारा सीमांत अभिक्रमक होगा।
तो सबसे पहले हमें इस रिएक्शन में सीमांत अभिक्रमक को पहचानना होगा। तो कैसे पहचानेंगे? पहले तो ये मोल भूल जाओ, रिएक्शन में कितने मोल है वो निकालो। देखते हैं भाई, रिएक्शन में दे रखा है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल H2 से क्रिया कर रही है। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल H2 से क्रिया कर रही है। तो 6 मोल कितने से क्रिया करेगी? 6 मोल क्रिया करेगी 3/1 मल्टीपल 6, मतलब 18 मोल से क्रिया करेगी। 18 मोल से क्रिया करेगी। क्या मतलब 18 मोल हमारे पास कितना क्या होने चाहिए? H2 होने चाहिए। 6 मोल N2 के क्रिया करने के लिए 18 मोल होने चाहिए, लेकिन हमारे पास तो ज़रूरत से कम ही है, 12 मोल ही है। तो जो ज़रूरत से कम होता है, जो ज़रूरत से कम होता है वही सीमांत अभिक्रमक होता है। मतलब हमारे पास इसमें सीमांत अभिक्रमक क्या होगा? H2 होगा। तो सीमांत अभिक्रमक, सीमांत अभिक्रमक क्या आ गया? सीमांत अभिक्रमक आ गया हमारे पास H2। क्लियर है भाई? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि NH3 के कितने मोल बनेंगे। अब NH3 के मोल कौन बनाएगा? N2 बनाएगा, H2 बनाएगा। भाई NH3 के मोल वो बनाएगा जो सीमांत है। तो सीमांत क्या है? इसमें H2 है, तो यही NH3 के मोल बनाएंगे। अब अपन को ध्यान देना है सिर्फ H2 पर। देखो भाई, क्या ध्यान देना है कि भाई 3 मोल H2 2 मोल NH3 उत्पन्न कर रहा है। देख लो भले ही रिएक्शन में देख लो कि 3 मोल H2 2 मोल NH3 की उत्पन्न कर रहा है। तो कितने मोल? 12 मोल कितने उत्पन्न करेगा? कितने भाई? 12 मोल NH3, मतलब 12 मोल जो H2 है वो कितने उत्पन्न करेगा? 2/3 मल्टीपल 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 मोल आएगा। कितना आएगा? मोल आएगा। NH3 का 8 मोल आएगा। क्लियर बात है भाई? क्वेश्चन है, वापस देखो भाई, क्वेश्चन ने हमसे पूछा था, रिएक्शन दे रखी थी और हमको t=0 समय पर हमें उसने मोल दे रखे थे। क्लियर बात है? फिर हमसे पूछ रहा था सीमांत अभिक्रमक। सीमांत अभिक्रमक अपन को यहाँ से पता लग जाएंगे। कैसे निकालेंगे कि भाई 1 मोल N2 3 मोल H2 से क्रिया कर रहा है, तो 6 मोल कितने से क्रिया करेगा? 18 से क्रिया करेगा, 18 मोल H2 से। लेकिन हमको दे रखे हैं 12 मोल ही H2 के, मतलब ज़रूरत से कम है। ज़रूरत से कम है तो सीमांत अभिक्रमक तो क्या हो गया हमारे पास? H2 हो गया। ठीक है भाई। अब NH3 के कितने मोल बनेंगे? NH3 के मोल वो बनाएगा जो सीमांत है। सीमांत क्या है हमारे पास? सीमांत है हमारे पास H2। ठीक है भाई। तो क्या है दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे? दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे कि भाई 3 मोल H2 2 मोल NH3 उत्पन्न कर रहा है। देखो भाई रिएक्शन में 3 मोल H2 2 मोल NH3 उत्पन्न कर रहा है, तो 12 मोल कितने उत्पन्न करेगा? तो जो 12 मोल H2 है, 12 मोल H2 है वो 8 मोल NH3 उत्पन्न करेगा। मतलब हमारे पास जो NH3 के कितने मोल बनेंगे? NH3 के हमारे पास बनेंगे 8 मोल। क्लियर बात है भाई? टॉपिक आया होगा समझ में, थोड़ा बहुत आया होगा। आराम आराम से करेंगे हम और क्वेश्चंस करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास N2 प्लस O2 2NO, और हमको इसका दे रखा है 14 ग्राम, इसका दे रखा है हमको 8 ग्राम, और हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है NO की कितनी मात्रा पैदा होगी। कितनी मात्रा पैदा होगी NO की? क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि हमें दे रखे है N2 प्लस O2 और 2NO। N2 के हमारे पास दे रखे हैं 14 ग्राम और ऑक्सीजन के दे रखे हैं 8 ग्राम। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि NO की कितनी मात्रा पैदा होगी। NO की कितनी मात्रा पैदा होगी, NO कितना बनेगा। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको निकालना है कि भाई सीमांत अभिक्रमक कौन सा है। सीमांत अभिक्रमक निकालने के बाद उससे अपन निकालेंगे NO की कितनी मात्रा पैदा होगी। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। 1 2 3।
देखो भाई कैसे निकालेंगे भाई, सीमांत अभिक्रमक निकालने के लिए पहले तो इनको मोल में चेंज कर लो, मोल से करेंगे हम तो। भाई 14 ग्राम अणुभार कितना है N2 का 14 और ऑक्सीजन का कितना है 16, मतलब 1 मोल तो दे रखा है यहाँ पर N2 का, और हमको 0.5 मोल दे रखे हैं हमारे किसका, ऑक्सीजन का। ये हमको दे रखा है T बराबर 0 समय पर। तो इनको तो पहले हमें भूल जाना है, पहले तो हमें रिएक्शन के मोलों से ही हल करना है कि भाई रिएक्शन में 1 मोल N2 2 मोल, सॉरी रिएक्शन में क्या है 1 मोल N2 1 मोल ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। तो क्वेश्चन ने रिएक्शन में क्या दे रखा है हमको कि जो 1 मोल N2 है ये 1 मोल O2 से क्रिया कर रहा है। तो समय कितने दे रखे हैं मोल, हमें N2 का 1 मोल दे रखा है। पहले तो हमने रिएक्शन के मोल लिए थे, अब हम मोल किसके लेंगे जो हमें दे रखे हैं। कितना मोल दे रखा है 1 मोल। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई 1 मोल कितने से क्रिया करेगा, तो भाई 1 मोल नाइट्रोजन क्रिया करेगा 1/1 मल्टीपल 1, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। मतलब हमारे पास 1 मोल N2 की क्रिया कराने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 0.5 मोल ही है। मतलब क्या है भाई, हमारे पास ज़रूरत से कम है, ज़रूरत से कम है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NO की मात्रा, मतलब जो हमारे पास ऑक्सीजन होगा वो सीमांत अभिक्रमक हो गया, क्योंकि ये ज़रूरत से कम है। हमें चाहिए 1 मोल और ये है आधा मोल ही, ये क्या है भाई आधा मोल ही है। तो यही क्या होगा हमारा सीमांत अभिक्रमक होगा और यही NO की मात्रा पैदा करेगा। अब कैसे निकालेंगे, अब निकालेंगे भाई 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल NO पैदा कर रहा है, 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल NO पैदा कर रहा है, तो 0.5 कितना पैदा करेगा, ऐसे निकालेंगे। कैसे भाई, कि भाई 1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल NO के पैदा कर रहा है, तो कितने कितने पूछा है भाई 0.5 मोल कितना करेगा, 0.5 करेगा 2/1 मल्टीपल 0.5 बराबर 1 मोल पैदा करेगा। कितना पैदा करेगा भाई 1 मोल पैदा करेगा। तो टॉपिक आया होगा समझ में आपको, मज़ा आया होगा। ठीक है भाई, अब ये हमें मोल निकाल लिए भाई, हमारे पास NO के कितने मोल बनेंगे, NO के मोल बनेंगे हमारे पास 1 मोल बनेगा, जब 0.5 मोल कितने बनाएगा 1 मोल बनाएगा। क्लियर बात है। आपको यदि टॉपिक समझ में नहीं आए तो वीडियो को वापस देखना होगा। ठीक है भाई, टॉपिक इंटरेस्टिंग है, इजी है, आराम से समझ में आएगा टॉपिक। लेकिन आपको पहली बार में तो समझ में नहीं आएगा, मेरे को भी नहीं आया था समझ में। अब आपको दोबारा वीडियो को देखना होगा, जब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलें। अगले हमारा पास जो क्वेश्चन है, मैं आपको एक होमवर्क में यही क्वेश्चन दे देता हूँ, तो जिससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो और मेरे को कमेंट सेक्शन में आप जवाब दे देना इसका। ठीक है भाई, क्वेश्चन है हमारे पास 2A, एक सेकेंड, क्वेश्चन है हमारे पास 2A प्लस 3B, इससे मिलकर बन रहा है हमारा 4C प्लस 5D, 4C प्लस 5D। क्वेश्चन पहला है हमारा, इसमें सीमांत अभिक्रमक क्या है, सीमांत अभिक्रमक, एक सेकेंड, जो हमें इसके मोल दे रखे हैं T बराबर 0 समय पर, जो हमें इसके मोल दे रखे हैं वो दे रखे हैं 3 मोल, और B के कितने दे रखे हैं 2 मोल दे रखे हैं। क्लियर बात। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पहला ये पूछ रहा है कि सीमांत अभिक्रमक क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि C कितना बनेगा, C कितना बनेगा। तीसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि D कितना बनेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, D कितना बनेगा। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और यदि आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो समझ लेना सीमांत अभिक्रमक के आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इस क्वेश्चन में सीमांत अभिक्रमक से बनने वाले सभी क्वेश्चन आ गए। क्लियर बात है। तो इस क्वेश्चन को जरूर करना है और मेरे को जवाब देना है आपको कमेंट सेक्शन में। ठीक है भाई, तो ये हमारा सीमांत अभिक्रमक का जो टॉपिक है
वो क्लियर हो चुका है। ठीक है भाई, और इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होने वाला है। तो इससे पहले जो थ्योरी पोर्शन आता है हमारा, वो आप एनसीईआरटी की बुक में से पढ़ लेना। मैं उनके पॉइंट लिख देता हूँ। थ्योरी पोर्शन है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। अब भाई ये नियम है, ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। स्थिर अनुपात नियम एनसीईआरटी की बुक में से पढ़ लेना भाई। दूसरा है गुणित अनुपात का नियम। इनसे भी कभी कभी हमसे नीट में क्वेश्चन आ जाता है ऑप्शंस में, मतलब जैसे हमको रिएक्शन दे देता है और हमसे पूछ लेता है ये किस अभिक्रिया को फॉलो कर रहा है। ठीक है भाई, व्युक्त क्रम अनुपात का नियम, व्युक्त क्रम अनुपात नियम, ये आपको किस में से पढ़ना है भाई? एनसीईआरटी की बुक में वैसे की वैसे मिल जाएंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। बर्जीलियस का नियम, क्या है भाई? बर्जीलियस का नियम है। चौथा है आवोगाद्रो नियम, आवोगाद्रो नियम है। क्लियर बात है भाई, ये नियम आपको पढ़ना होगा। तो ये जो मैंने आपको नियम बताए, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, बर्जेलस का नियम और आवोगाद्रो नियम, ये नियम आपको एनसीईआरटी की बुक में से पढ़ना है। अब मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक होगा। इसके बाद हमारा इस चैप्टर का ख़त्म हो जाएगा। जो टॉपिक है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र कैसे निकाला जाता है भाई। मूलानुपाती सूत्र निकालना और सीख लेते हैं हम। मूलानुपाती सूत्र, इससे भी कई कई बार क्वेश्चन आया है भाई। टॉपिक इम्पोर्टेंट है तो क्वेश्चंस तो बनेंगे इससे। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। क्या है भाई? तो पहले तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूले की परिभाषा, मूलानुपाती सूत्र होता क्या है। कि किसी यौगिक में उपस्थित घटक तत्वों की संख्याओं का सरलतम अनुपात, सरलतम अनुपात मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। क्या है भाई? कि किसी यौगिक में उपस्थित घटक तत्वों की संख्याओं का सरलतम अनुपात क्या कहलाता है? मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। अब परिभाषा से तो समझ में आएगा नहीं भाई, डायरेक्ट ही हमने परिभाषा समझ लिया टॉपिक समझ में आएगा नहीं। तो समझाओ अब आप कि इसका सरलतम अनुपात कैसे लिखेंगे हम। कि जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो किसी भी घटक की संख्याओं का क्या होता है भाई? सरलतम अनुपात होता है। क्या होता है भाई? सरलतम अनुपात होता है। तो हमारे पास है ग्लूकोज। क्या है भाई? हमारे पास है ग्लूकोज। ठीक है भाई, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है भाई, तो इसका सरलतम अनुपात क्या होगा? 6:12:6 है, ऐसे लिख लो। इसका सरलतम अनुपात क्या होगा? 1:2:1। तो मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? C1H2O1। यही इसका क्या होगा? मूलानुपाती सूत्र होगा। मतलब हमें क्या करना है? हमें तो उसको सरलतम कर देना है, सरलतम अनुपात में बांट देना है। तो यही इसका क्या हो जाएगा? मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। एक और देखो, जैसे हमारे पास है H2O2। क्या है भाई? H2O2 है, इसमें 2H2 है, 2 ऑक्सीजन है। इसका सरलतम अनुपात क्या होगा? 1:1। क्या हो जाएगा भाई? 1:1 हो जाएगा। मतलब HO, यही इसका क्या होगा? मूलानुपाती सूत्र होगा। पर टॉपिक फील आ रहा है? मज़ा आ रहा है? कितना इजी है देखो। जैसे हमारे पास है C4, एक सेकेंड, जैसे हमारे पास है C4H8।
क्या है भाई C4H8। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 4:8। तो इसका सलतम अनुपात क्या होगा 1:2। 1:2 हो जाएगा तो अपन क्या लिख सकते हैं CH2। तो यही क्या होगा मतलब C1 और H के कितने हैं 2 है, तो मतलब यही इसका क्या हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र। यही इसका क्या होगा भाई मूलानुपाती सूत्र होगा। तो इस तरीके से तो हम क्या निकाल सकते हैं मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं भाई मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। अब हम निकालते हैं भाई अणुसूत्र कैसे निकाला जाता है। अणुसूत्र क्या होता है। अणुसूत्र क्या होता है जैसे हमें लिखा था C6H12O6। यही क्या है अणुसूत्र है। यही क्या है अणुसूत्र है। और इसको सरलतम अनुपात में बांटना वो क्या है मूलानुपाती सूत्र है भाई। क्लियर बात है। तो अणुसूत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी किसी यौगिक में उपस्थित घटक तत्वों की संख्याओं का वास्तविक अनुपात। मतलब अणुसूत्र तो क्या होता है वास्तविक अनुपात होता है और मूलानुपाती सूत्र क्या होता है सरलतम अनुपात होता है। एक बार और देख लो परिभाषा। किसी यौगिक में उपस्थित घटक तत्वों की संख्याओं का जो वास्तविक अनुपात होता है वो क्या होता है भाई हमारा अणुसूत्र होता है। क्लियर बात है। अब देखो जैसे हमने लिखा था C4H8। ठीक है। इसे क्या कहते हैं भाई ब्यूटीन कहते हैं। ब्यूटीन कहते हैं। तो ये तो क्या है अणुसूत्र है। ये तो क्या है भाई अणुसूत्र है। क्या है भाई अणुसूत्र है। तो और इसका यदि मूल अनुपाती सूत्र लिखना है तो क्या करना है अपन को इसके सरलतम अनुपात में बांट देना है। मतलब 4:8 को सरलतम अनुपात में बांटा 1:2 हो जाएगा तो CH2 हो जाएगा। तो ये क्या होगा इसका भाई ये होगा इसका मूलानुपाती सूत्र। मतलब वास्तविक अनुपात तो क्या होता है अणुसूत्र होता है और सरलतम अनुपात क्या होता है मूलानुपाती सूत्र होता है। क्लियर बात है। तो ये हमने आपको सिखाया मूलानुपाती सूत्र निकालना और अणुसूत्र निकालना। लेकिन इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं अब वो सीखते हैं। यही हमारा फाइनल क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन समझाऊंगा मैं आपको और इस पर बेस्ड आप क्वेश्चंस करना। आसानी से मूलानुपाती अणुसूत्र के क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है किसी कार्बनिक यौगिक में ये कार्बनिक है भाई दोबारा लिख देता हूं मैं कार्बनिक। किसी कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन 6.6% तथा कार्बन 40% एवं शेष ऑक्सीजन है एवं इसका अणुभार 180 है तो मूलानुपाती सूत्र बताओ इसका और इसका अणुसूत्र बताओ। भाई बेहतरीन क्वेश्चन और इसी तरीके के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे आप जो भी सीट्स करोगे उनमें। क्वेश्चन क्या है मैं दोबारा पढ़ देता हूँ यदि किसी को राइटिंग समझ में नहीं आ रही है कि भाई किसी कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन 6.6% है तथा कार्बन उसमें है 40% तथा शेष ऑक्सीजन है एवं इसका अणुभार 180 है तो मूलानुपाती सूत्र बताओ और इसका अणुसूत्र बताओ। भाई कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखो भाई फाइनल क्वेश्चन है आज का हमारा और इस चैप्टर का भी आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो कैसे निकालना है भाई। तो पहले तो हमें लिख लो कि हमें यौगिक में क्या क्या दे रखा है। यौगिक में हमें दे रखा है कार्बन
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है भाई, अब इनका परसेंटेज लिखो। परसेंटेज कितना दे रखा है? परसेंटेज है 40 है, कार्बन तो है 40। ठीक है भाई, और 6.6% क्या है? एक सेकंड यार, कार्बन तो हमारे पास कितना है? 40% है। मैं आपको थोड़ा अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। एटॉमिक मास 4 तरीकों में, ये अपन को इन भागों में बांटना पड़ेगा जब हमारे क्वेश्चन होगा। भाई परसेंटेज कितना है भाई इसका? परसेंटेज कितना है? कार्बन कितना परसेंटेज है? कार्बन का परसेंटेज दे रखा है 14। क्लियर बात है। और हमारे पास हाइड्रोजन कितना दे रखा है? 6.6%। हाइड्रोजन कितना दे रखा है? 6.6%। और हमें इसमें जो ऑक्सीजन दे रखी है वो क्या दे रखी है भाई? शेष ऑक्सीजन है। कार्बन है 40%, हाइड्रोजन है 6.6%, और शेष क्या है भाई? ऑक्सीजन है। मतलब 53.3% क्या है भाई हमारे पास? ऑक्सीजन है। ठीक है भाई, अब इनका लिखो एटॉमिक मास क्या होगा। अब लिखो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या क्या होगा इनका? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। कितना भाई? 12, 1, 16। क्लियर बात है भाई। फिर अपन को क्या करना है भाई? परसेंटेज बाई एटॉमिक मास करना है। परसेंटेज बाई एटॉमिक मास करना है। स्टेप ध्यान रखना है, पहले तो अपन को लिखना है जो जो यौगिक दे रखा है कितना कितना परसेंटेज है, एटॉमिक मास क्या है, फिर अपन को भाग दे देना है परसेंटेज में उनके एटॉमिक मास का। 40 में भाग 12 का, 6.6 में भाग 1 का, 53.3 में भाग दे देना है 16 का। तो कितना आएगा भाई? इसका जो भाग देंगे, भाग देने पर आ रहा है ये हमारे पास 3.33%। ये आ रहा है 6.66%। कितना आ रहा है भाई? 6.66% आ रहा है। 6.66% आ रहा है। और जो हमारे पास इसमें भाग देने पर आ रहा है वो भी आ रहा है 3.33%। ठीक है भाई, अब हमें जो ये हमारे पास जो 1 2 3 4 जो 4 वाला जो ब्रैकेट है, इसमें हमको क्या करना है? जो इन तीनों में कॉमन है, कॉमन क्या है मतलब एक तरीके से हमको एलसीएम लेना है। एक तरीके से हम तीनों को क्या क्या लेना है? एलसीएम लेना है। मतलब एक तरीके से इन तीनों में कॉमन क्या है? 3.33 है। इनमें कॉमन क्या है? 3.33 है। ठीक है भाई, तो इस कॉमन का इन सब में दोबारा भाग देना है। मतलब 3.33 में भाग देना है, 3.33 का कॉमन का भाग दिया। 6.66 में भाग देना है 3.33 का, और 3.33 में भाग देना है 3.33 का ही भाग देना है। जो कॉमन है एक तरीके से, जो एलसीएम आएगा उसका हमको क्या देना है? भाग देना है। तो भाग देने पर कितना आ रहा है? 1, ये आ रहा है 2, और ये आ रहा है 1। पहली स्टेप में परसेंटेज लिखना है, सेकंड स्टेप में हमको एटॉमिक मास लिखना है, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है? भाग देना है परसेंटेज में एटॉमिक मास का। फोर्थ स्टेप में हमें पता लगाना है कि इनमें कॉमन क्या है। कॉमन देख के इन सब में कॉमन का भाग लगाना है। तो क्या आ जाएगा? मतलब एक तरीके से ये पॉइंट में नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो लास्ट वाला जो ब्रैकेट आता है, हमारे पास जो लास्ट वाली जो हमने सीरीज बनाई है वो पॉइंट्स में नहीं आनी चाहिए, वो एक तरीके से पूर्णांक में ही आनी चाहिए। तो क्या आ गई? 1 आ गई, 2 आ गई, 1 आ गई। तो कार्बन कितना आ गया? 1 आ गया। हाइड्रोजन कितना आ गया? 2 आ गया। और ऑक्सीजन कितना आ गया? 1 आ गया। तो भाइयों यही हमारा क्या होगा? मूलानुपाती सूत्र होगा। यही हमारा क्या होगा? मूलानुपाती सूत्र होगा। क्लियर बात? तो हमें क्वेश्चन ने क्या क्या पूछा है? क्वेश्चन ने हमसे मूलानुपाती सूत्र पूछा है, ये हमने निकाल दिया। दूसरा हमसे अणुसूत्र पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? हमसे हमसे पूछ रहा है इसमें अणुसूत्र। ठीक है भाई, तो अणुसूत्र कैसे निकालेंगे?
देखो भाई, अणुसूत्र निकालने के लिए क्या करना है, अणुसूत्र बराबर, अणुसूत्र बराबर हमको क्या करना है, 6 गुणा मूलानुपाती सूत्र होता है अणुसूत्र। अणुसूत्र बराबर क्या होता है, 6 गुणा मूलानुपाती सूत्र होगा। अणुसूत्र बराबर क्या होगा, 6 मल्टीपल क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र होगा। अब आप ऐसे समझ रहे होंगे भाई 6 कहाँ से आया, भाई 6 हमारे पास कहाँ से आया, भाई हमको अणुभार कितना दे रखा था, हमको अणुभार दे रखा था 180। हमको अणुभार कितना दे रखा था, अणुभार दे रखा था हमको कितना दे रखा था, हमको अणुभार दे रखा था 180। तो मैंने आपको एक स्टेप नहीं समझाई, एक स्टेप्स मैंने लेफ्ट कर दी। तो हम जब तक आप वही समझ लेते हैं, मैं डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा था लेकिन समझ में नहीं आएगा। देखो भाई, एक स्टेप क्या है कि हमारे पास जो अणुभार है, अणुभार बराबर होता है n गुणा जो मूलानुपाती सूत्र का भार है उसे देखो भाई, मूलानुपाती सूत्र में भार कितना आया था, मूलानुपाती सूत्र आया था हमारे पास C1H2O1। C1H2O1 इसका जो अणुभार है वो कितना हो जाएगा भाई, कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन का 2 हाइड्रोजन का 2 और प्लस ऑक्सीजन का 16, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा भाई। मतलब जो एम्पिरिकल फार्मूला आ रहा है उसका अणुभार कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो हम क्या करना है, रियल अणुभार जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो कितना दे रखा है, 180। और हमने जो एम्पिरिकल फार्मूला निकाला उसमें अणुभार कितना आ रहा है, 30। तो n मल्टीपल 30 आ गया। तो क्या आ जाएगा भाई, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो मैंने वो लिखा था ना, अणुसूत्र बराबर 6 गुणा मूलानुपाती सूत्र, उसमें जो 6 लिखा था वो मैंने यहाँ से लिखा था। अणुभार बराबर n गुणा 30, ये 30 तो किसका अणुभार है, ये तो एम्पिरिकल फार्मूला का अणुभार है। और ये जो 180 है ये किसका अणुभार है, जो हमको क्वेश्चन में दिया है, जो हमको किस में दिया है, क्वेश्चन में दिया है। अब ये हमारे पास जो 6 आया, n बराबर 6 आया, इसे हमें गुणा किससे करना है, एम्पिरिकल फार्मूले से। मतलब अब वो स्टेप आएगी हमारी कि भाई अणुसूत्र बराबर 6 गुणा मूलानुपाती सूत्र। मैंने आपको डायरेक्ट ये स्टेप समझाने की कोशिश करी थी लेकिन समझ में नहीं आता वो। तो भाई 6 गुणा मूलानुपाती सूत्र, तो 6 गुणा और मूलानुपाती सूत्र क्या आया हमारे पास, मूलानुपाती सूत्र है C1H2O1, C1H2O1। तो लिख दो यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र क्या है, C1H2O1। इसको गुणा करो तो C6H12O6। तो हमारे पास जो अणुसूत्र आया, हमसे क्वेश्चन ने यही पूछा था कि भाई मूलानुपाती सूत्र निकालो और अणुसूत्र निकालो। तो हमने मूलानुपाती सूत्र निकाल दिया। मूलानुपाती सूत्र कैसे निकाला, C1H2O1 निकाल दिया भाई। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या निकाल दिया, अणुसूत्र निकाल दिया। क्लियर बात है। तो हम वीडियो को यही खत्म करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना। और यदि ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो। थैंक यू वेरी मच।